19 फरवरी के दिन फार्मा सेक्टर में काफी गिरावट देखने को मिली। यहाँ तक कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 11% तक की गिरावट देखने को मिली कि स्टील एंड एल्युमिनियम पर 25 से 10% टैरिफ बढ़ाने के बाद हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो है सेमीकंडक्टर के साथ साथ ऑटो कंपोनेंट्स पर भी टैरिफ लगाने की बात की। एंड अब उन्होंने फार्मा सेक्टर के लिए ये चेतावनी दे दी है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों पर ये 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। एंड ये सिर्फ लगा ही नहीं सकते हैं, आने वाले एक साल में इसको और बढ़ा भी सकते हैं। फार्मा के कई कंपनियों में काफी गिरावट देखने को मिली। इसमें ऑरबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेज, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा जैसी कंपनी शामिल थी। इसमें करीब उस दिन 10% तक भी गिरावट देखने को मिली, हालांकि एंड में थोड़ी रिकवरी भी रही। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से फार्मा सेक्टर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन फार्मा सेक्टर में आगे क्या चलने वाला है, इनके प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा, पूरी इंडस्ट्री पर क्या असर रहने वाला है, कैसे इंडेक्स को मैनेज करेगी, एंड साथ ही इसका असर और भी अदर इंडस्ट्रीज पर किस तरीके से पड़ सकता है, इस पर हम डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। डिटेल्स में एंड एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाती हूँ, ताकि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही नीडफुल रहे। इसके साथ ही कौन कौन सी कंपनीज पर इसका ज्यादा असर रहेगा उस पर भी हम बात करेंगे। सो वीडियो को बस बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टफोलियो 247। सो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अब देखिए, जब फार्मास्यूटिकल्स की बात होती है ना, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया एंड चाइना करते हैं फार्मा प्रोडक्ट्स। एंड इसमें आपको बता दूं कि इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल्स के लिए। एंड सेम वैसे ही यूएस सबसे बड़ा इंपोर्टर है, यानी कि इंडिया सबसे ज्यादा दवाइयां सप्लाई करती है एंड सबसे ज्यादा खरीदता कौन है? यूएस। यानी कि हम एक्सपोर्ट करते हैं एंड वो इंपोर्ट करते हैं। इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पर 25 बिलियन डॉलर तक का जो है एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसमें से 8 से 10 बिलियन डॉलर डिपेंडेंसी यूएस पर ही है, जिसका मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 30 टू 40% एक्सपोर्ट की डिपेंडेंसी सिर्फ यूएस पर ही है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है फार्मास्यूटिकल्स में? जेनेरिक मेडिसिन, एपीआईज, वैक्सीन एंड ओटीसी ड्रग्स, जिसकी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया करती है यूएस में। एंड बता दूं कि इसमें जेनेरिक मेडिसिन की डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन जो है एक्सपोर्ट करते हैं। एंड आपको बता दूं कि सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन से ही 40% रेवेन्यू इंडिया जनरेट करती है, यानी कि 40% डिपेंडेंसी जो है यूएस पर है जेनेरिक मेडिसिन के लिए। क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन की ही बात अगर हो रही है ना, तो यूएस बड़ा मार्केट है फार्मा के लिए, फार्मा का बड़ा मार्केट है। एंड यूएस में सबसे ज्यादा डिमांड में एंड सबसे ज्यादा सेल होने वाले, यानी कि पूरे मार्केट में हावी है अपना इंडिया का कोई प्रोडक्ट, वो है जेनेरिक मेडिसिन, जिससे 40% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ऐसे में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई करती हैं, बनाती हैं, एपीआईज बनाती हैं, ओटीसी ड्रग्स बनाती हैं या फिर वैक्सीन बनाती हैं। तो ऐसे में सीधा दिखता है कि उनकी डिपेंडेंसी यूएस पर सबसे ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ऐसे में अगर इस तरीके की चेतावनी, इस तरीके की धमकी आती है कि 25% का टैरिफ फार्मा सेक्टर पर अगर बढ़ता है, तो ऑब्वियसली इन कंपनियों पर उसका असर देखने को मिलेगा। यही चेतावनी जो है इन्होंने अपने बयान में दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पर जो है 25% का टैरिफ लगा सकते हैं एंड आगे एक साल के बाद उसको और भी बढ़ा सकते हैं इस टैरिफ को। तो वैसे में सिंपल सी बात है कि कंपनीज जो भी अपने इंडियन कंपनीज हैं, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो एंड उसके बाद एक्सपोर्ट करती हैं, तो ऐसे में इनका एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा एंड ये इनके प्रॉफिट मार्जिन पर इसका असर देखने को मिलेगा, इनके एबिटा पर इसका असर देखने को मिलेगा। एंड ऐसी कंपनियां आगे जो है काफी सफर कर सकती हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कंपनीज के, जैसे कि जेनेरिक मेडिसिन के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन यही एक्सपोर्ट करती है यूएस को, यानी कि इसकी डिपेंडेंसी यूएस एक्सपोर्ट पर सबसे ज्यादा है। तो ऑब्वियसली इसके प्रॉफिट मार्जिन पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। सेम वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर रेड्डी, जिसकी 47% रेवेन्यू जो है यूएस डिपेंडेंसी ही है। जाइडस लाइफ साइंसेज 44% रेवेन्यू जनरेट करती है, यानी कि यूएस डिपेंडेंसी इसकी 44% है। बायोकॉन बायोकॉन 44% जो है रेवेन्यू जनरेट करती है यूएस से। एंड सेम वैसे ही लुपिन जो है 37% जो है रेवेन्यू जनरेट करती है यूएस एक्सपोर्ट से। तो ऑब्वियसली इन कंपनियों पर इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जेनेरिक मेडिसिन के लिए बड़ी एक्सपोर्टर्स हैं। तो ऐसे में मेडिसिन कॉस्ट पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, अब इसको सही करने के लिए जो है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, इंडियन कंपनीज को कुछ और भी चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ सकती हैं, जैसे कि वो यूएस में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट कॉस्ट जो है उनकी वो बच जाएगी, यानी कि जो इंपोर्ट टैरिफ लगा रहे हैं यूएस, तो वो उससे वो बच जाएंगे, मेडिसिन कॉस्ट जो है उनका ज्यादा से ज्यादा बचेगा। सो ऐसे में प्रॉफिटेबल वो हो सकती हैं, इस तरीके का वो स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं।
अब ऐसे में देखिए जो छोटे मॉलिक्यूल्स फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च इंडस्ट्रीज हैं, इनको ये बेनिफिट ऐसे मिल सकता है कि यूरोप में जो है केमिकल इंडस्ट्रीज के डिमांड में कुछ कमी आई है, सो उसका बेनिफिट इनको मिल सकता है, वहां पर ये जो है अपना बेनिफिट देख सकती हैं। एंड ये बेनिफिट ऐसे भी मिल सकता है कि जो इंडियन एग्रोकेमिकल्स है ये यूरोप में अपने स्पीड अप पर हैं, तो ऐसे में यूरोप में बड़ा हाथ मार सकते हैं अपने इंडियन कंपनीज, तो ऐसे में वो बेनिफिट दे सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं यूएस के अलावा अदर कंट्रीज पर भी उनको जो है अपने मौके ढूंढने होंगे, जैसे कि अफ्रीका में, यूरोप कंट्रीज में। एंड जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उन पर जो है उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होगी, तब जाके थोड़ा बहुत हमें बेनिफिट मिल सकता है। अब देखिए ये सिर्फ फार्मा सेक्टर की ही बात नहीं है, फार्मा सेक्टर का इम्पैक्ट और भी तो पड़ सकता है, क्योंकि जो दवाइयां बनती है, जो एपीआईज, जो ड्रग्स, जो इसके अलावा वैक्सीन्स बन रही है, जो जेनरिक मेडिसिन बन रही हैं, अभी एक मोस्टली केमिकल से ही तो बनती हैं, तो इसका असर केमिकल सेक्टर कैसे छूट सकता है। आप देखिए स्टील, एल्यूमिनियम टैरिफ, सेमीकंडक्टर, ऑटो कंपोनेंट्स, इसके बाद आप फार्मा की बारी, तो सेम फार्मा सेक्टर की बात हो रही है, तो मोस्टली दवाइयां कहाँ से बनती है, केमिकल सेक्टर से ही तो आती है ना, तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट केमिकल सेक्टर पर भी पड़ सकता है इस रेसिप्रोकल टैरिफ से। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे को तैसा टैक्स। इंडिया में अभी ऑर्गेनिक एंड मिसलेनियस केमिकल्स पर 10% का टैरिफ है, जबकि यूएस में इसका एवरेज 3% ही है, जबकि यूएस एंड यूरोप में होने वाले एक्सपोर्ट पर ये 5 से 6% ही है। तो अब ऐसे में अगर वो सिर्फ 7% टैरिफ भी बढ़ाते हैं केमिकल इंपोर्ट्स पर यूएस में, यानी कि यूएस में आने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे में केमिकल सेक्टर पर भी इसका काफी बुरा असर देखने को मिल सकता है। एंड ये केमिकल सेक्टर्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स यानी कि एबिटा पर असर डाल सकते हैं, इससे मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सिर्फ फार्मा सेक्टर ही नहीं, इसे केमिकल इंडस्ट्रीज पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। एंड आपको बता दूं कि इसमें स्पेशलिटी केमिकल्स वाली कंपनी शामिल हो सकती हैं, जैसे कि पीआई इंडस्ट्रीज है, नवीन फ्लोरीन है, एसआरएफ जैसी कंपनीज पर ये अफेक्ट हो सकता है। सो उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपके लिए नीडफुल रहेगी एंड आगे के लिए जो है नॉलेजेबल भी रहेगी, जिससे कि आप डिसीजन ले सके फार्मा सेक्टर से रिलेटेड। एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि फार्मा इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज यूएस डिपेंडेंसी पर हैं, उनका जो है उनमें से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अगर किसी भी कंपनी की डिटेल एनालिसिस चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उस पर हम डिटेल्स एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।